हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण भेद। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो वर्णों के यही दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मीन्स वर्ण दो प्रकार के होते हैं, भेद आप कह सकते हो या काइंड्स कह सकते हो या प्रकार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं या वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जो स्वर वर्ण हैं इनके भी उपभेद हैं। स्वर वर्णों के भी जो है उपभेद हैं कुछ। और ये उपभेद क्या है? स्वर वर्ण में एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है। तो स्वर वर्णों के तीन उपभेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर का मतलब है, ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी बोल सकते हैं। लघु बोलिए या दीर्घ स्वर बोलिए या ह्रस्व स्वर बोलिए, सॉरी, लघु या ह्रस्व। तो जो ह्रस्व स्वर हैं या लघु स्वर हैं, इनके उच्चारण में कम मात्रा में हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है या वायु निकलती है, इसीलिए इनको लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और लघु स्वर जो होते हैं ये एक मात्रिक होते हैं। इस तरह से इसकी मात्रा जो है डिसाइड की जाती है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो दीर्घ स्वरों का है। दीर्घ स्वरों का मतलब होता है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में ध्वनि या वायु हमारे मुंह से बाहर आती है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं ये दो मात्रिक होते हैं, दो मात्राओं का सिंबल इस तरह का होता है, इनको द्विमात्रिक कहते हैं दीर्घ स्वरों को। और तीसरा नंबर है स्वरों का प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर हैं ये त्रिमात्रिक होते हैं, मीन्स प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्वरों के जो भेद हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। तो ये है स्वरों के उपभेद। और स्वर क्या होते हैं ये आप जानते हो कि जो स्वर होते हैं वो संख्या में 11 होते हैं, ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था। और जो स्वर हैं यहाँ पर एक बार फिर हम इनको रिवीजन करेंगे। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं या वो स्वर कहलाते हैं। तो स्वर वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वर के साथ होता है। व्यंजन वर्ण है वो स्वर के साथ बोले जाते हैं, लेकिन स्वर वर्ण स्वतंत्र पूर्वक बोले जाते हैं। स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात हमें याद रखनी है कि स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र होता है। हिंदी वर्णमाला में पूर्व में स्वरों की संख्या 14 थी। मीन्स हिंदी वर्णमाला जब बनाई गई या हिंदी वर्णमाला में जो पहले स्वरों की संख्या डिसाइड की गई वो कितनी डिसाइड की गई थी? 14 डिसाइड की गई थी। और ये 14 स्वरों के बारे में यहाँ बताया गया है। कौन कौन से 14 स्वर पहले दिए गए थे? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, दीर्घ री। ये आप जो है पुराने लेख में इस तरह से आपको लिखा मिल जाएगा, इसको दीर्घ री बोलते हैं। ये लरा है और ये दीर्घ लरा है, इसको दीर्घ लरा बोलते हैं। फिर ए, ओ, औ। इनमें से छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और रा ये ह्रस्व स्वर कहे गए, ये ह्रस्व स्वर हैं। वहीं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ री और दीर्घ रा, ए, ओ, इनको दीर्घ स्वर कहा गया या ये दीर्घ स्वर हैं। और इनके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का दूना समय लगता है। मीन्स दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, ये भी हमने आपको बताया। एक मात्रा का समय उतना कहलाता है जितना छोटा आ के बोलने में लगता है। जैसे अ, इ, उ, तो छोटा आ या छोटी या छोटा ऊ बोलने में जो समय लगता है वो एक मात्रा का समय होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ री और ल, ए, ओ, ये दीर्घ स्वर हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का दूना समय
लगने के कारण इनको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है या ये द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर नोट देखिए, लिखा है दीर्घ री, जिसको दीर्घ और ल और दीर्घ ला मीन्स हस और दीर्घ दोनों ला हैं, इसमें दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है। मीन्स किसका किसका प्रयोग नहीं होता है? दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है, दीर्घ और ह्रस्व ला का प्रयोग नहीं होता है। तो 14 पहले थे, संख्या 14 पहले डिसाइड थी, 14 में 3 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे? 11। तो अब स्वरों की संख्या जो बताई गई है वो कितनी है? 11 है। ये बात हमें याद रखनी है कि अब जो स्वरों की संख्या निर्धारित है वो 11 है, 14 नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, एक मात्रिक द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है जिसे प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं, इनके उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है। मीन्स प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। यह चिल्लाने, अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं और चिल्ला करके बोल रहे हैं तो उसको आप उसमें 3 मात्राओं का समय लगेगा। कोई गाना जोर से गा रहे हैं, 3 मात्राओं का समय लगेगा। रोने में 3 मात्राओं का समय लगेगा। या किसी को दूर से आप पुकार रहे हैं, उसमें भी 3 मात्राओं का समय लगेगा। जैसे आपने बताया, बुलाया बाप रे, तो ये जो यहाँ पर रे लिखा, तो रे के ऊपर तो एक मात्रा है, इसके अलावा इसमें 2 मात्राएं और लगी, रे तो बाद में ये जो ध्वनि निकल रही है ना, तो इस तरह से किसी को पुकारने में भी 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे मोहन या मोहना, आ किया, इसमें आ लगाया गया, तो आ का मतलब है इसमें इस ना में एक मात्रा तो लगी है, लेकिन इसमें 2 मात्राएं और उच्चारण में निकल रही हैं। तो किसी को भी पुकारने में 3 मात्राओं का समय लगता है। तो ऐसे जो स्वर होते हैं वो प्लुत स्वर कहे जाएंगे। या ओम का उच्चारण प्लुत स्वर होता है, ओम का जो उच्चारण होता है वो भी प्लुत स्वर में आता है, ये आप समझ सकते हैं। इनकी पहचान के लिए दीर्घ स्वर के आगे 3 का अंक लिखने का प्रचलन है। मीन्स जो दीर्घ स्वर होता है उसके आगे 3 का अंक लिख देने से उसकी पहचान हो जाती है कि ये प्लुत स्वर हैं। जो भी प्लुत स्वर हैं, प्लुत स्वरों के आगे 3 की संख्या लिख दी जाएगी तो वो प्लुत स्वर आप मानिए। अब यहाँ पर हमारे सामने बच्चों दिया है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वॉवेल्स। तो यहाँ पर हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया है, इसके बारे में हमें यहाँ पर समझना है। तो आइए हिंदी स्वरों का वर्गीकरण देखिए किस तरह से किया गया है। यहाँ पर हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया गया है। पहला जो काइंड है उसमें हमारे सामने हेडिंग है जीभा की ऊंचाई के आधार पर स्वर। तो जीभा जो हमारी जीभ है इसकी ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया, और जीभा की ऊंचाई के आधार पर जो स्वर हैं उनके नाम हैं विव्रत स्वर। विव्रत स्वर में बड़ा आ आता है। दूसरा नाम है अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर में ए और ओ आता है। तीसरा नाम है अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर में ए और ओ आता है। अर्धसंवृत स्वर में ए और ओ, ये ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड। तो अर्धसंवृत जो स्वर हैं उनमें ए और ओ होता है। इसके बाद अगला नंबर है, इसमें संवृत स्वर, और संवृत स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मीन्स छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या हैं? संवृत स्वर हैं। तो विवृत स्वर क्या हैं, अर्धविवृत स्वर क्या हैं, अर्धसंवृत स्वर क्या हैं और संवृत स्वर क्या हैं, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। तो जीवा की ऊंचाई के आधार पर जो स्वर होते हैं वो विवृत होते हैं, अर्धविवृत होते हैं, अर्धसंवृत होते हैं और संवृत स्वर होते हैं। सेकेंड पॉइंट है जीवा की उत्थापित भाग के आधार पर। अब इस शब्द का मतलब क्या है? उत्थापित भाग। उत्थापित भाग क्या होता है? जीवा के उत्थापित भाग का मतलब है जीवा का जो उठा हुआ भाग है। मीन्स स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का जो भाग उठता है या जो भाग रिएक्ट करता है उसके आधार पर यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया। तो जीवा की उत्थापित भाग के आधार पर या जीवा के आधार पर अगर पूछा जाए तो जीवा के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं या जीवा की उत्थापित के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पर हमें समझना है।
तो जीवा के आधार पर या जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है, अग्रस्वर है। अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए। अग्रस्वर में क्या क्या होगा? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, इनको अग्रस्वर कहा जाएगा। इसके बाद मध्य स्वर। अग्रस्वर का मतलब इनके उच्चारण में हमारी जीवा का अग्रभाग जो है वो उठता है। और मध्य स्वर का मतलब है ये छोटा आ है। मध्य स्वर के उच्चारण में हमारी जीभ का जो मिडिल पार्ट है वो एक्शन करता है, वो उठता है, इसलिए छोटा आ को मध्य स्वर कहा गया। इसके बाद है पश्च स्वर। और पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, इनको पश्च स्वर कहा गया। तो पश्च स्वर क्या है? पश्च स्वर का मतलब है जीवा के पीछे का जो भाग हमारा उठता है उच्चारण करते समय इन वर्णों का, तो इसलिए इनको पश्च स्वर नाम दिया गया। तो जीवा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो क्या है? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्रस्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर। क्या दिया है? तीसरा नंबर है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर। तो ओठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हैं प्रसृत या अवर्तुल। अब इस अवर्तुल का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, वर्तुल का मतलब होता है गोला, ठीक। तो यहाँ पर ओठों की स्थिति के आधार पर बोला जाए या ओठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्णन पूछा जाए, तो अवर्तुल मीन्स वर्तुल का जो मतलब होता है वो होता है गोला। तो मुंह की या गोलाई के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो इस तरह से है। पहला नंबर है आपका अवर्तुल। अवर्तुल स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये अवर्तुल स्वर हैं। दूसरा है अवर्तुल का मतलब इनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है वो गोले का आकार नहीं लेता है। इनके उच्चारण में छोटी ई, बड़ी ई, ए के उच्चारण में हमारे मुंह का जो आकार है वो गोल नहीं होता है, इसलिए इनको अवर्तुल नाम दे दिया गया। इसके बाद सेकेंड नंबर वर्तुल स्वर। वर्तुल का मतलब जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह है उसका आकार गोल हो जाता है तो उनको वर्तुल स्वर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वर्तुल स्वर। अब वर्तुल स्वर में आप उच्चारण करके समझ सकते हो उ, ऊ, ओ। इनका जब उच्चारण करोगे तो हमारा जो माउथ है, जो मुंह है, ये वृत्त या गोले के आकार का शेप ले लेता है, इसलिए इनको वर्तुल स्वर नाम दिया गया। इसके बाद अगला जो है वो अर्धवर्तुल है। अर्धवर्तुल का मतलब जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में आधा गोला बनेगा, तो इसलिए बड़ा आ को अवर्तुल नाम दिया गया। बड़ा आ को नाम क्या दिया गया? अवर्तुल नाम दिया गया। मीन्स बड़ा आ जो है ये अवर्तुल है, ठीक। तो ओंठों की स्थिति के आधार पर या मुंह की गोलाई के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है या जो स्वर होते हैं वो होते हैं अवर्तुल, वर्तुल और अर्धवर्तुल। अब अवर्तुल क्या है? जिनके उच्चारण में गोला नहीं बनता है। वर्तुल क्या है? जिनके उच्चारण में गोला बनेगा मुंह का। और अर्धवर्तुल का मतलब जिनके उच्चारण में आधा जो है हमारा मुंह खुला रहेगा, तो वो अर्धवर्तुल कहे जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर समझ गए होंगे और इसको आप प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हो कि ओंठों की गोलाई या ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर क्या होते हैं। अगला जो नंबर है हमारे सामने जीवा पेशियों के तनाव के आधार पर देखो वर्णन किया गया है। तो हमारी जीवा का मतलब जो जीभ है उसकी जो मांसपेशियां हैं उनमें कब तनाव आता है, कब तनाव नहीं आता है, इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण है या इसके आधार पर भी स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर है शिथिल। शिथिल का मतलब जब हमारी जीवा की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो इसका नाम शिथिल दिया गया। मीन्स छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ का जो उच्चारण है ये जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पर शिथिल कहा जाता है। और दूसरा नंबर है यह है कठोर। कठोर का मतलब है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ के उच्चारण में हमारी जीभ की मांसपेशियां थोड़ा कठोर हो जाती हैं, तो इसलिए जीवा पेशियों के तनाव के आधार पर शिथिल और कठोर याद रखना है। दो प्रकार के स्वर होते हैं, शिथिल और कठोर, जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पर। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला हमारा पॉइंट है मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
तो मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर हैं ह्रस्व स्वर। अभी ह्रस्व का मतलब हमने बताया, ह्रस्व स्वर का मतलब है लघु स्वर, मीन्स जिन स्वर वर्णों का उच्चारण कम मात्रा में होता है या जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में ध्वनि बाहर निकलती है तो उनको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ये हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए और ओ। तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ए और ओ को ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में ध्वनि या वायु निकलती है वो दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए और ओ। तो इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। दीर्घ स्वरों की जो संख्या है ये कितनी है? 5 है। और ह्रस्व स्वरों की संख्या भी कितनी है? 5 है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर स्थान के आधार पर। किसके स्थान पर? जो स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान है। स्थान का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर क्या होते हैं ये अब हम यहाँ पर समझेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर हैं वो, एक सेकेंड, यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर बच्चों देख लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर क्या होते हैं? स्वरों का जो उच्चारण है वो कौन कौन सा होता है? मीन्स पहला नंबर है कंठ है। छोटा आ और बड़ा आ का जो उच्चारण है आ, इसको आप कहोगे। तो छोटा और बड़ा का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ। आप बोल के देख सकते हो आ मीन्स आ की जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से निकलती है, इसलिए इनका नाम कंठ दिया गया है। कंठ के बाद दूसरा नंबर है तालव्य। मीन्स ये जो छोटी ई और बड़ी ई, मीन्स ई का जो उच्चारण स्थान है, छोटी या बड़ी ई, इनको तालव्य बोला गया है। इसके बाद तीसरा नंबर है मूर्धन्य। और री का जो उच्चारण स्थान है इसको मूर्धन्य कहा जाता है। मूर्धा जो जगह होती है ये हमारे दांतों के ऊपर का ये जो रीज होती है इसी को मूर्धा बोलते हैं। तो री के उच्चारण में हमारी जो टंग है वो इस रीज को टच करती है, इसलिए इसको मूर्धन्य बोला गया है। आप इसको प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ में छोटा और बड़ा आता है। तालव्य में छोटी ई और बड़ी ई है, यहाँ प्रिंटिंग नहीं हो पाई है। और मूर्धन्य में री आता है। ओष्ठ का जो उच्चारण स्थान है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहा जाता है। अनुनासिक में अंग आता है। ये अंग है, इसको अनुनासिक। तो अनुनासिक में देखिए अंग है। और कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और ये कौन से वर्ण हैं? ए और ए को कंठ तालव्य कहा जाता है। मीन्स कंठ और तालु, ए का जो उच्चारण है कंठ और तालु दोनों से होता है। फिर अगला नंबर है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब कंठ और ओंठ दोनों से जो उच्चारण होता है वो होता है ओ और ओ का। मीन्स ओ और ओ को कंठोष्ठ कहा जाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। ये जो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हैं। तो ये बच्चों था आज का हमारा टॉपिक, स्वरवर्ण और उनका उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर आपने स्वरवर्ण देखे और उनका उच्चारण देखा किस तरह से होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।